हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए गौतम तागरा। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं एक न्यू वीडियो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2024। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो वाइजली सिलेक्ट करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है कि आपने जो अपनी रिटर्न है वो गलत आईटीआर फॉर्म में फाइल करी है। तो हमको जो क्या करना है, हमको अपनी रिटर्न जो है वो वाइजली सिलेक्ट करनी है। अब मल्टीपल आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4, 5, 6 और 7। जो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होते हैं वो फर्स्ट 4 होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। जो भी हम रिटर्न फाइल करेंगे, हमें चारों आईटीआर फॉर्म में से कोई एक आईटीआर का फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन आवर इनकम। हमारी इनकम क्या है, किस जो जो हमको इनकम रिसीव हो रही है उसके बेस पे हम आईटीआर का फॉर्म सिलेक्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आईटीआर 1 में कौन कौन से इनकम कवर होती है और कौन कौन इंडिविजुअल्स आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आईटीआर 1। आईटीआर 1 में हम सबसे पहले जिसकी इनकम, टोटल इनकम, और उस इनकम में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ओनली सैलरी क्लास के बंदे, जिसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या फिर जिसकी अदर सोर्स की इनकम है, और इन तीनों की जो टोटल इनकम में है वो टोटल इनकम 50 लाख से नीचे नीचे होनी चाहिए। वो ही बंदे सिर्फ आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। जिनकी सिर्फ सैलरी आती है, सैलरी के साथ आपका इंटरेस्ट इनकम है सेविंग अकाउंट का, या फिर आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मतलब आपने अपना घर किसी को रेंट पे दे रखा है, तो उससे जो भी इनकम आती है वो हम आईटीआर 1 में इंक्लूड करके चलते हैं। यानी कि आईटीआर 1 में सिर्फ 3 चीजें इंक्लूड होंगी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम। अदर सोर्सेज में आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, इनकम टैक्स का रिफंड हो गया, और कोई भी एग्जम्प्ट इनकम कोई होती है तो हम उसको इंक्लूड करके चलते हैं आईटीआर 1 में। और याद रखिए, इसमें टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से नीचे नीचे होनी चाहिए या 50 लाख तक होनी चाहिए। अब आईटीआर 2 में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं। आईटीआर 2 में थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया इंक्रीज हो जाता है। जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, आईटीआर 1 में जिसकी इनकम है और वो 50 लाख से ज्यादा है, वो आईटीआर 2 फॉर्म सिलेक्ट होगा। प्लस उसके साथ हमारी या तो कैपिटल गेन की इनकम भी होनी चाहिए। कैपिटल गेन हमारा शेयर से रिलेटेड हो सकता है। आपने शेयर सेल किए हो, आपको उसमें प्रॉफिट हुआ हो, आपने म्यूचुअल फंड सेल किया हो, आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल की हो, आपको वहां से प्रॉफिट हुआ हो, या फिर आपकी क्रिप्टो करेंसी की कोई भी इनकम, आपने क्रिप्टो करेंसी सेल किया हो, वहां से इनकम आ रहा हो, तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म में सिलेक्ट करना होता है। या फिर आपके पास कोई फॉरेन इनकम है, आपका कोई अब्रॉड में कोई फ्लैट है, घर है, आपने वो रेंट पे दे रखे हैं, आपको वहां से कोई इनकम आ रही है, तो आपको आईटीआर 2 सिलेक्ट करना पड़ता है। आपकी किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप है, तो आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म सेट करना पड़ता है। या फिर आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। अनलिस्टेड मतलब जो कि सेबी पे रजिस्टर्ड नहीं है, आपने उनके कोई इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। आईटीआर 1 में कोई भी इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा आ रही है, प्लस कैपिटल गेन की कोई इनकम है तो हम, और अदर सोर्सेज की इनकम, तो ऑफकोर्स जो भी आईटीआर 1 में है वो सब होना चाहिए, और अदर सोर्स की इनकम भी आईटीआर 2 में इंक्लूड होती है। ये होता है आईटीआर 2। आईटीआर 3 का क्राइटेरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आईटीआर 3 का जो फॉर्म है वो लेंथी हो जाता है। आईटीआर 2 में हम एक और चीज बता दूं, अगर आपको कोई भी लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड करना है तो आपको आईटीआर 1 में नहीं, आपको आईटीआर 2 में ही जाना पड़ेगा ऑलवेज। अब आईटीआर 3 आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है। आईटीआर 3 में एवरी इनकम, कोई भी जो इनकम है आईटीआर 2 में है, आईटीआर 2 में जो भी इनकम है वो तो आनी ही आनी है, प्लस इसमें जो ऐड हो जाती है वो हो जाती है आपकी बिजनेस इनकम। अगर आपका कोई बिजनेस इनकम है या फिर आपका कोई कैपिटल गेन है, तो अगर आपका बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम आईटीआर 2 में नहीं है, बिजनेस इनकम कहाँ पे है, आईटीआर 3 में है। अब आईटीआर 3 में सारी इनकम्स आ जाएंगी और बिजनेस इनकम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, अगर कोई क्रिप्टो इनकम है, इफ रिपोर्टेड एज ए बिजनेस इनकम, यहाँ पे भी आप कहोगे कि क्रिप्टो इनकम थी, यहाँ पे क्या था, क्रिप्टो इनकम एज इन कैपिटल गेन था, आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आपका बिजनेस ही क्रिप्टो इनकम का, आप इन्वेस्टमेंट ही क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, आपका मेन बिजनेस यही है, तो आपको आईटीआर 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर आप कोई पार्टनर है किसी भी फॉर्म में, आपको वहां से सैलरी रिसीव होती है, तो भी आपको
ITR 3 ही जाएगा, क्योंकि उस केस में सैलरी क्या होता है, बिजनेस का पार्ट होता है। तो इसमें आपको ITR 3 फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। ITR 2 की इनकम प्लस बिजनेस इनकम जो है यहाँ पे एक एडिशनल है। अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो आप ITR 3 सिलेक्ट करेंगे। अब ITR 4, ITR 4 किस किस केसेस में सिलेक्ट करनी पड़ती है? ITR फॉर्म सिलेक्ट करनी पड़ती है आपकी बिजनेस इनकम 50 लाख से कम है, ठीक है, और बिजनेस इनकम नहीं, सॉरी, आपकी टोटल इनकम जो है 50 लाख से कम है, प्लस आपके सैलरी क्लास की इनकम है, जो सी इनकम आपकी ITR 1 में आ रही है वो है, प्लस हाउस प्रॉपर्टी अदर्स और सब सैलरी, प्लस प्रिजेंटिव इनकम। प्रिजेंटिव इनकम क्या होती है? बिजनेस इनकम होती है, लेकिन हम एक परसेंटेज ही मान के चलते हैं हमारी बिजनेस का। हमने इसमें 44 AD या 44 ADA, ठीक है, 44 AD मतलब आप अपने बिजनेस का 6% या 8% टर्नओवर का इनकम मान के चलते हैं। 44 AD में आपकी सर्विसेज जो होती है, प्रोफेशनल सर्विस, उसका 50% मान के चलते हैं। सिर्फ ITR 1 और ITR 4 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे हम प्रिजम्पटिव इनकम ही एक्स्ट्रा है, जो कि ITR फॉर्म 1 में नहीं है। इसलिए बिजनेस इनकम, आप कहेंगे बिजनेस इनकम यहाँ पे भी और बिजनेस इनकम यहाँ पे भी है, तो वाइजली कौन सा सिलेक्ट करें? ये बिजनेस इनकम है, आप अपनी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये बिजनेस इनकम प्रेजेंटिव इनकम है। यहाँ पे आप अपनी टर्नओवर का एक परसेंटेज अपनी इनकम लेके चलते हैं और उसके बेस पे आप ITR फाइल करते हैं। ये है सबसे ज़रूरी। और ITR 1 और ITR फॉर्म में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, वो है आपकी प्रेजेंटिव इनकम का। इसके अलावा ITR 1 और 4 में कोई भी इनकम का डिफरेंस नहीं है। अब ITR 5 किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आपके फॉर्म्स पे LLP, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI। इंडिविजुअल पे सिर्फ ये पहले 4 ही एप्लीकेबल होते हैं, बाकी 3 इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो इन चारों में से ही करना है। अब ITR 6 में कौन कौन सा जाता है? ITR 6 किस पे एप्लीकेबल होता है? जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो भी OPC है और जो भी आपकी लिमिटेड कंपनीज है, उन पे अदर देन अंडर सेक्शन 11। अंडर सेक्शन 11 मतलब जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं, ट्रस्ट होता है, वो अंडर सेक्शन 11 में आते हैं, जिसके लिए अलग से ITR का फॉर्म होता है, आप इसमें फाइल नहीं कर सकते हैं। अब ITR 7 किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जो अंडर सेक्शन 11 में होती है, रिलीजिव 194A इनकम टैक्स के सेक्शन के अंदर जो भी कंपनीज आती है, पर्सन आते हैं, 4A, 4B, 4C, 4D, बेसिकली ये क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है। 4B, 4A होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए, जो यहाँ पे एग्जाम्प्ट है, लेकिन वो यहाँ पे ITR 7 में कवर हो जाते हैं। और 4B जो है हमारा किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टी के लिए। 4C और 4D जो है वो है जो कंपनियां एग्जाम्पशन क्लेम करती है, यानी कि जो कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना एक पार्ट इन्वेस्टमेंट करती है और उसकी एग्जम्पशंस क्लेम करती है इनकम टैक्स में, तो वो कंपनियां जो अपना रिटर्न फाइल करते हैं वो किस में करती है? ITR 7 में। इंडिविजुअल के लिए सिर्फ ये 4 एप्लीकेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ये इसके अकॉर्डिंग नहीं सिलेक्ट किया अपना ITR का फॉर्म, तो 110% केसेज में आपका नोटिस आना ज़रूरी है, आएगा ही आएगा, आप उससे बच नहीं सकते। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय श्री राम। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइव अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करिए, लाइव नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।